दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों फिर से एक नया ब्लॉग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज हम आपको अगेन अपने दूसरे भाग में 12वीं के बाद क्या वाले एपिसोड पे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों पहला वाला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वाले भाग को ज़रूर देखें, क्योंकि पहले वाले भाग को बिगड़ देखे हुए इस भाग पर विचार करना या इससे कुछ हमारे को इनपुट लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पहले वाले भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और जिसमें दोस्तों मैंने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के द्वारा आपको बताया है पोजीशनिंग के बारे में कि हम अपने बच्चे का 12वीं के बाद उसका पोजीशनिंग कैसे करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उस वाले भाग में मैंने सुनाई है, आप जाके ज़रूर सुनिए। और उस पर मैंने ये बताया है कि बच्चे ने खरगोश का पोजीशन लिया, वो शेर का भी ले सकता था। अब आज के एपिसोड में हम यहीं से उस स्टोरी को आगे ले चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये बता दें कि हम एक सामान्य टिप्स आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नियम तो नहीं है, लेकिन जो भी हमने अपने जीवन में जिसको हमने मिस किया या हमने आज हम सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता था, उसको हम ज़रूर आप लोगों से शेयर करते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर कुछ न कुछ रूप में हेल्प आउट करेगा। तो दोस्तों हमने जो पोजीशनिंग के बारे में बात की उसी के बारे में आगे बात करते हैं। हमने इतना तो पिछली स्टोरी में बोला था कि वो जो लकड़हारा था उसने ये पूरा जो कहानी में पूरा एपिसोड है उसको देख करके खरगोश का पोजीशन लेने का ज़रूरत समझा या उसके दिमाग में आया। तो हम ये कहते हैं कि ये जो पोजीशनिंग होने वाला मैटर भी है, मामला है, क्या ये इतना सिंपल है? आप ईमानदारी से एज ए माँ बाप की जगह अपने आप को रख के देखिए और आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे का 12वीं के बाद क्या करने वाला जो सवाल है वो आपके दिमाग में कब उठता है? इसका ज़रा हमारे को अगर आप चाहें तो कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जवाब नहीं भी देना चाहें, कमेंट नहीं भी करना चाहें, आप अपने दिमाग में एक बार खुद सोच के देखिए कि कौन किस स्टेज में, यानी कौन कहते हैं कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चे का इस बात की योजना या इस बात की प्लानिंग कितनी जल्दी कर लेते हैं और किस स्टेज पे वो सोचते हैं। यानी हम बोल रहे हैं 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, या जब बच्चा 10th में पढ़ रहा है या 11th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है कि 12वीं के बाद हमारा बच्चा क्या करेगा। तो एक सर्वे में दोस्तों आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर माँ बाप इस मामले की जो पड़ताल करते हैं या इसकी जो सोचते हैं, वो ज़्यादातर माँ बाप जब उनका बच्चा 11वीं या 12वीं में होता है तब इस बारे में सोचना आरंभ करते हैं। या कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो सोचते ही नहीं, वो केवल इस कथन पे जो बच्चे का भाग्य लेकर के हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपना भाग्य लेकर के आता है और जो इसके भाग्य में होगा वो ये करेगा, हमने क्या सोचना है। जबकि आप इस बात को बिल्कुल ज़रूर मानेंगे अगर हम किसी भी चीज़ की दोस्तों प्लानिंग के बारे में बोलते हैं, अगर योजना के बारे में बोलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की, क्योंकि ये भी 12वीं के बाद क्या करेगा आपका बच्चा, ये एक प्लानिंग है, ये कोई वन डे जॉब नहीं है। ऐसे ही जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति कहता है, अगर मैं किसी 25 साल के व्यक्ति को, 25 साल के नौजवान को कहूँ कि अभी आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी फोकस करना चाहिए या सोचना चाहिए, तो वो तुरंत कहेगा कि ये तो सब बुढ़ापे का काम है, इसको इसके बारे में बुढ़ापे में सोचना मांगता है। आप अभी हमारे को इस प्लानिंग के बारे में क्यों कह रहे हैं? अभी तो हम अपना करियर स्टार्ट ही कर रहे हैं। दोस्तों आप क्या समझते हैं कि ये कितना ठीक है और कितना गलत है कि 25 साल के व्यक्ति को हम रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में कह रहे हैं? ये क्या ठीक है या गलत है? इसके बारे में मैं आपके कमेंट्स चाहता हूँ। जबकि असली बात, सही बात यह है कि जो भी चीज़ हम प्लान करना चाहें, व्हाटएवर द थिंग्स, हमारे लाइफ में जो भी चीज़ है, अगर हम उसको प्लान कर रहे हैं, चाहे हम शादी प्लान कर रहे हैं, चाहे हम अपने रिटायरमेंट में अपने वित्तीय मामलों को प्लान कर रहे हैं, चाहे हमारा बच्चा 12वीं के बाद क्या करेगा हम ये प्लान कर रहे हैं, या और भी बहुत सारी छोटी या बड़ी प्लानिंग हमारे जीवन में होते रहती हैं। आपको ये बिल्कुल हम गांठ बांध के बता दें कि अगर उसके लिए जितना आप लंबा टाइम देंगे उस प्लानिंग के बारे में, वो प्लानिंग उतनी अच्छी होगी और उसका आउटपुट उतना ही अच्छा आएगा। तो वापस हम अपने इसी 12वीं के बाद क्या वाले प्लानिंग में रहते हैं और इसी में बात करते हैं कि दोस्तों कि कितने माँ बाप, हमने बोला है
कितने माँ बाप सोचते हैं, आप में भी ज़्यादातर माँ बाप ऐसे होंगे जो 11वीं 12वीं में इस बात को थोड़ा-सा गौर करते होंगे कि अभी अब बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है, अब 12वीं के बाद इसको क्या करना चाहिए। और आपको ईमानदारी से हमारे बारे में बताएँ, जब हम बच्चे पढ़ते थे, तो हमारे माँ-बाप को हमारे बारे में ये भी पता नहीं था कि हमारा बच्चा कब स्कूल जाता है और कब स्कूल से आता है, और ये स्कूल में क्या पढ़ता है, अपनी किताबें ले जाता है, नहीं ले जाता है, और ये स्कूल में क्या करता है, इसने किताब में क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, इसने होमवर्क किया है, इसके टीचर ने आज क्या मार्क दिया है, क्या रिमार्क लगाया है इसकी कॉपी में, कोई उसे मतलब नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में इतना थोड़ा-सा सुधार ये हुआ है कि अब माँ-बाप अपने बच्चे का ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे ने आज स्कूल में खाना खाया या नहीं, वो किताब लेकर के गया या नहीं गया था। ये दोस्तों हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं। हमारे जो गाँव का जीवन है, हमारे जो पहाड़ में जो जीवन है, हमने जो जीवन बचपन में अपना जिया है, उसमें आज भी वही सीन है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जिसमें माँ-बाप अपने बच्चे को केवल ये ज़िम्मेदारी भर सोचते हैं कि इसके लिए किताब ले लिया, इसके लिए 1-2 जोड़ी कपड़े ले लिए हैं, और इसके लिए एक बैग खरीद लिया है, और इसके जो भी हम मासिक जो फ़ीस जारी है, चाहे वो जो भी है, अगर हम उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य पूरा पूरा है। इसलिए दोस्तों हम फिर बाद में ये शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाया, हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया, आदि-आदि। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ, आपको मैंने इसीलिए बताया कि जो 12वीं के बाद वाला जो टॉपिक है, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, ये कोई वन डे जॉब नहीं है, ये बहुत लंबी प्लानिंग है, और आपको आश्चर्य होगा कि अगर आपका बच्चा जब जन्म लेता है, और तब तो नहीं, अगर हम बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, जब आपका बच्चा फर्स्ट डे स्कूल जाता है और वो अपने फर्स्ट जो भी उसकी कक्षा होती है, चाहे वो क्रेच में जाता है या वो नर्सरी में जाता है, वहाँ से ये मामला स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों इसमें हम एक पॉइंट और बोलेंगे, आपको वो बात बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो हमने ये देखा है कि जो बच्चे को अपने जीवन के बारे में जो थोड़ा अकल आता है, जो थोड़ा समझ आता है, जो थोड़ा ज़िम्मेदारी का फ़ील होता है, वो 10th के बाद होता है। इस बात को हम केवल इसलिए कह रहे हैं, 10th में वो करीब 15 साल, 16 साल का होता है। 15 या 16 साल तक बच्चे का मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं होता है, जो बच्चा इस प्रकार के अपने विषयों के बारे में सोच पाए। तो ये बात हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि अगर 10वीं तक उसका मैच्योरिटी प्रॉपर नहीं होता है और बच्चा इस बारे में नहीं सोच पाता है, इसका दूसरे अर्थों में हम ये कहना चाहेंगे कि इस जो प्लानिंग का जो पूरा दारोमदार है, वो बच्चे के टीचर पे और बच्चे के माँ-बाप पे आ जाता है। यहाँ पर अब माँ-बाप को ज़्यादा रोल निभाना पड़ता है, और उसके टीचर को ज़्यादा रोल निभाना पड़ता है बच्चे के करियर को सेव करने के लिए, या इस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए कि बच्चा 12वीं के बाद क्या करेगा। एक बात मैं आपको ज़रूर ये बता दूँगा कि अगर माँ-बाप ये तय कर लें, अगर माँ-बाप इस बात को फ़ोकस रखें, तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि माँ-बाप इस बात को कंक्लूड ना कर पाएँ 10वीं तक जाने में, जबकि 10वीं तक जाने में उसको 12-13 साल हो जाते हैं, पूरा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ने के को लगा करके, कि इन 10-12 सालों में वो बच्चे के बारे में ऐसा कुछ नहीं जान पाएँ कि जो बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे का जो नेचर है, और बच्चे का जो इंटेंट है, और बच्चा जो ज़्यादातर टाइम उसका इंटरेस्ट होता है, या उसका जो ज़्यादा एक्टिविटी में ध्यान रहता है, या किस विषय में उसका इंटरेस्ट होता है, या उसका क्या पैशन होता है, ये हर एक बच्चे में कुछ न कुछ ज़रूर दिखाई देता है। अच्छा, एज़ ए मदर फादर मैं आप लोगों से एक बात और जानना चाहता हूँ। आप अपने आप से पूछिए, एज़ ए पेरेंट्स, जब भी आप पीटीएम में जाते हैं, कितनी बार हम अपने बच्चे के टीचर से ये सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे का एक कोई ऐसा स्पेशल बात बताइए, जिससे जो कि हमारे जो एक स्पेशल हो, और हमारा बच्चा उस विषय में अच्छा करता है, या इस कार्य में उसका ज़्यादा ध्यान रहता है, कुछ भी बात हो सकता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो हमारे इस पर कहते भी हैं कि होनहार वीरवान के होत चिकने पार। इसका बिल्कुल अर्थ यही है कि बचपन में ही बच्चे के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर पता चल जाता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। अभी-अभी हमारे एक जो फाइटर पायलट थे, केवल 28 साल के थे, सिद्धार्थ यादव, हरियाणा, रेवाड़ी के रहने वाले थे। उनका
आकस्मिक निधन हो गया अपने एक जगुआर फाइटर के एक्सीडेंट में। और उनका जो फाइटर पायलट बनने का जो एक सपना था या जो डेडिकेशन था या जो मेहनत थी, दोस्तों मैं केवल आपको यही बता रहा हूँ कि जब हमने उनके बचपन के बारे में जानना चाहा तो ये पता चला कि वो बार-बार हवाई जहाज़ को ही देखते रहते थे। जब भी कोई हवाई जहाज़ आता था या कोई हवाई जहाज़ जाता था, वो केवल उसी के बारे में देखते थे और उसी के बारे में बात करते थे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बचपन से ही उनका भी रुझान, अगर कोई टीचर या उनके माँ-बाप ज़रा-सा भी अगर ध्यान दें तो पता चल जाएगा कि इनका बच्चे का क्या रुझान है या उसका क्या इंटरेस्ट है। ये तो बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि उनके जो बाकी जो फैमिली के मेंबर थे, चाहे उनके फादर थे या उनके जो दादा थे, वो भी ऑलरेडी हमारे भारतीय सेना में विभिन्न पदों पे अपनी सेवा दे चुके थे। इसलिए उनका अपने बच्चे का इंटरेस्ट पहचानना और उसको परस्यू करना बड़ा आसान था। ऐसे ही दोस्तों हम बाकी हमारे जो भारतीय हैं, ऐसे जो बिल्कुल साधारण परिवार से निकले हैं, जैसे हमारे आपने नाम सुना ही होगा, एपीजे कलाम हैं, हमारी मैरी कॉम हैं, हमारे मिल्खा सिंह हैं, और हमारे जो है रतन टाटा हैं, और या हमारे किरण मजूमदार हैं, अमिताभ बच्चन हैं, लता मंगेशकर हैं, या हमारे जो जाने-माने बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी हैं। ये सब साधारण परिवार से थे। लेकिन बचपन में इनके कुछ न कुछ ऐसी ज़रूर था जो ये पहचान में आता था, या जो इनके करियर के बारे में आगे परस्यू किस करियर को करेंगे, किस टारगेट को करेंगे, ये बात ज़रूर पता चल जाती थी। आपको शायद पता है या नहीं, हम एपीजे कलाम के बारे में आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं। वो एक मिसाइल मैन कहलाते थे, और उन्होंने हम अपना जो देश का सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति के पद तक अपने को लेकर के गए थे। और दोस्तों आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वो अपने पढ़ाई के टाइम पर एक एवरेज स्टूडेंट थे, और फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करके एमआईटी जो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ से एरोनॉटिकल का अपना पढ़ाई किया, और उसके बाद उनका जो सपना था वो फाइटर पायलट बनने का था। आपको शायद ये ज्ञात नहीं होगा, जब वो फाइटर पायलट के एग्जाम में बैठे तो उनका 9th रैंक आया, और वैकेंसीज केवल 8 ही थी, जिसकी वजह से वो रह गए थे। लेकिन उन्होंने अपने सपने को, अपने उसको जो डेडिकेशन को छोड़ा नहीं, और वो लगे रहे। लास्ट में वो एक इतने बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक बने। तो जो एपीजे कलाम के बचपन की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो उनके टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर। उनकी एक बार की आपको बात शेयर करेंगे। उन्होंने जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो वो ये पढ़ा रहे थे बच्चों को कि चिड़िया कैसे उड़ती है। ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने चिड़िया के उड़ने के बारे में बच्चों को बताया। बच्चों ने अपना अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, और उसमें एपीजे कलाम जो है वो सबसे आगे थे, जो टीचर से अपना ये बात कहने लगे कि साहब, माँ साहब, हमारे को समझ में नहीं आया जो आपने बताया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। आपको शायद इस बात का पता हो ना हो, इस फैक्ट का। तो जो उनके सुब्रमण्यम साहब थे, मास्टर जो उनके टीचर थे, वो सारे बच्चों को लेकर के समुद्र के किनारे गए। समुद्र के किनारे उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से बच्चों को ये बताया और दिखाया बिल्कुल कि चिड़िया कैसे उड़ती है। दोस्तों वहाँ से जो हमारे जो सारे बच्चे थे, और उसमें एपीजे कलाम भी थे, उनको ये समझ में आया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। और जब प्रैक्टिकली उन्होंने देखा, तो तब से ही दिमाग में एक सपना पाल लिया कि अब मैं, ये चिड़िया तो पंखों से उड़ती है, अब मैं बिगर पंखों का उड़ने वाला मिसाइल बनाऊंगा। एक सपना लिया, और उनके जो, आपको ये भी हम बताते चलें, जो एपीजे कलाम के फादर थे, वो एक नाव के मालिक थे, गरीब परिवार से थे। कोई ज़्यादा उनके पास अच्छा खासा घर में सुख सुविधा नहीं थी। अपने एक जो कहते हैं बिलो द सुख सुविधा लेवल से वो ऊपर उठे थे। ऐसे ही हम जो हमारे सपोज हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर के बारे में भी हम इसी प्रकार की बात आपको बता सकते हैं कि सचिन एक बार जब 1983 में जब वो 10 साल के थे, तो वो क्रिकेट मैच देखने गए थे। तो वहाँ जब वो विश्व कप उसमें 1983 में हमारी इंडियन टीम ने जीता था, तो वही उनका जो उन्होंने देखा था, उसको अपना सपना बना लिया और अपना टारगेट बना लिया। और उसी पे तब सचिन 10 साल के थे,
सन 1983 में, और उन्होंने उसी को टारगेट बना लिया और उसी को अचीव करने के लिए वो बिल्कुल चल निकले। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये समझ के, जो उनके कोच थे तेंदुलकर जी के, वो थे रमाकांत अचरेकर। तो दोस्तों आपको ये भी बड़ा जान करके हैरानी होगी, वो हमेशा जब सचिन बैटिंग करते थे तो उनके स्टंप पे 1 रुपये का सिक्का रखा करते थे, और उसमें शर्त यही थी, जो तेंदुलकर को आउट करेगा वो सिक्का ले लेगा, अगर तेंदुलकर आउट नहीं होंगे तो वो सिक्का तेंदुलकर का होगा। आज भी तेंदुलकर के पास वो काफ़ी सिक्के हैं जिनको वो संभाल के रखते हैं। ये हमने आपको एग्जाम्पल के लिए 2 हस्तियों के बचपन के बारे में बताया दोस्तों। तो हम आपको जो 12th के बाद की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आप सबसे फर्स्ट अपने बच्चे के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, आप जब उसको फर्स्ट डे स्कूल ले जाते हैं तब से आप टारगेट करिए कि बच्चा का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे का पैशन क्या है, बच्चा की अगर एज ए जो मदर, माँ बाप में से जो मदर हैं, जो मदर सबसे ज़्यादा रहती हैं उनके साथ, वो ज़रूर बच्चे की एक्टिविटी या बच्चे का इंटरेस्ट या बच्चे के दिन भर के जो कार्यकलाप हैं, आप उनसे ये बिल्कुल पता लगा सकते हैं। देखिए, मैं अपने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कई बच्चे जो है बचपन में कहीं पर भी जाते हैं तो तबला बजाना स्टार्ट करते हैं, कहीं भी बैठेंगे तबला बजाने लग जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज़ को अपना, अगर नया भी अगर उनको ला के दे दीजिए, अगर अभी आप कोई खिलौना ला के दे दीजिए या कुछ एक मोबाइल लेके दे दीजिए, एक टैबलेट लेके दे दीजिए, तो उसको खोलने का कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या है ये जानने का। बाकी आप हमारे जो पहले के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, चाहे हमारे थॉमसन एल्वा एडिसन हैं, हमारे आर्किमिडीज हैं, हमारे न्यूटन हैं, इनके बचपन की कहानी आपने ज़रूर देखी होगी। इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर किया था, चाहे हम उसको शरारत का नाम क्यों न दें, जिससे कि इनके आगे का जो टारगेट, आगे का करियर की लाइन तय हो गई थी। बाकी दोस्तों, जैसे मैंने आपको फिर से बताया है, आप प्लीज़ फर्स्ट जो मदर फादर बच्चे की परवरिश करते हैं, उनको बच्चे के बारे में पता होता है, और सेकंड जो है वो होता है बच्चे के टीचर। अभाग्यवश हम आज की डेट में एक A4 साइज़ के सर्टिफिकेट में ज़्यादा उलझ जाते हैं, और उसी में हम अपना CGPA या रैंक आदि का कॉम्पिटिशन करते रह जाते हैं। लेकिन हम बच्चे का या माँ-बाप का जो एक्स फैक्टर पे काम करना है, क्योंकि वाई फैक्टर तो पीछे से आ रहा है। अभी एक्स और वाई फैक्टर के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। ये एक्स और वाई फैक्टर के बारे में भी आप कंप्लीट जानिए और अपने बच्चे को दिखाइए। मेरा पूरा ब्लॉग बनाया है, उस ब्लॉग में एक्स और वाई फैक्टर के बारे में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप एक्स फैक्टर पे को छोड़ दीजिए और करंट के वाई फैक्टर पे फोकस करिए, तो ज़रूर ऐसा नहीं है कि हम उसके जो करियर को शेप नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। हमारे पास इस टॉपिक पे बात करने के लिए काफ़ी हैं, और हमारे दिमाग में काफ़ी सारे टिप्स इस बारे में हैं। अभी के ब्लॉग में मुश्किल है आपसे, हम नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए हमारी जो इस ब्लॉग की जो मोटा-मोटा हमने जो टिप्स दिए हैं, आप अपने बच्चे पे बिल्कुल क्लोज़ वॉच करके रखिए। अपने बच्चे की हर एक एक्टिविटी को पहचानिए, अपने बच्चे का क्या इंटरेस्ट लेवल है उसको देखिए। आप जब भी स्कूल जाते हैं, उसके जो टीचर को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, उसकी कमियों के बारे में, आदि-आदि के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन आप अपने टीचर से बच्चे की टीचर एक बात ज़रूर कि हमारे बच्चे का आपने जो इंटरेस्ट है, उसका जो फ़ोकस है, वो किस फ़ील्ड में है, किस चीज़ में है। आप हर 2-3 महीने में एक बार ज़रूर पीटीएम अटेंड करते हैं, उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। टीचर के पास आधा टाइम बच्चा आपके पास निगरानी में रहता है, आधे टाइम उसके बच्चे के टीचर की निगरानी में रहता है। इसलिए टीचर को जो टीचर का जो आइडिया है, इसके लिए बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि बच्चा जहाँ जितना ज़्यादा समय गुजारता है, वहाँ पर उसको इस बात के लिए असेस करना बहुत आसान होता है कि उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है। ये मैं दोबारा से आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि 10वीं तक यह बात अगर तय हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एरिया में तो 9th के बाद ही स्ट्रीम चेंज हो जाती है। स्ट्रीम को मीन्स एलोकेट करना होता है, आइदर हिंदी लेना है, आर्ट लेना है और साइंस लेना है, या बायोलॉजी लेना है, या मैथमेटिक्स लेना है, या कॉमर्स लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए एटलीस्ट 8 तक, अगर 8 तक नहीं भी तो 10 तक तो ये तय हो जाना चाहिए कि जैसे हम अपने बच्चे को 11 से उसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में उसकी पढ़ाई लिखाई करवाएं। अगर आपके बच्चे का एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का अगर आपको इंटरेस्ट है, तो बच्चे को 11वीं में से या 9th में से ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स में फोकस कराने के लिए पढ़ाने का ज़रूरी है।
दोस्तों, जितना ज़्यादा हम लेट इस बात को कंक्लूड करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे को प्लानिंग करने के लिए कम समय मिलेगा और उतनी ही हम परफेक्ट प्लानिंग नहीं कर पाएँगे। इसलिए हम लंबे से जो हमारे अगर टाइम मिलता है, जो अभी हमने आपको बोला है कि जब बच्चा फर्स्ट डे स्कूल जाता है, तब से अगर हमारे को हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना या अपने प्लान को दिशा देना चालू कर दें, तो हमारे पास सफिशिएंट समय होगा और हम सफिशिएंट समय में बड़ी इफेक्टिव प्लानिंग कर पाएंगे। और इफेक्टिव प्लानिंग कर पाएंगे तो उसी हिसाब से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि बच्चे के करियर को हमें क्या दिशा देनी है और बच्चे को किस दिशा में जाना है। और बच्चे से भी बीच बीच में आप उससे जो इंटरव्यू करते रह सकते हैं, बात करते रह सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। बच्चे का इंटरेस्ट जानने के बाद आपके अपने ऑब्जर्वेशन करने के बाद, टीचर का टिप्स लेने के बाद आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ज़रूर दे पाएँगे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, आप लोग कहीं और बार की तरह बोर ना हो, इसलिए हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे पास इसके लिए बातचीत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, काफ़ी ज़्यादा मैटर है। मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे इस बारे में बात करूँगा। आपको ब्लॉग कैसा लगा? आपको टिप्स कैसी लगी? आप अगर अच्छा है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं इसी ऐसे ही जो जानकारी लेके, नॉलेज से परिपूर्ण नया ब्लॉग, नया एपिसोड लेकर के आपके समक्ष हाजिर होऊँगा। तब तक आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।